हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 8 गति मोशन स्टार्ट कर दिया था और आज की ये वीडियो इस अध्याय पर भाग 7 यानी कि पार्ट 7 है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफ विधि द्वारा गति के समीकरणों यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोग समझेंगे, उनको ड्राइव करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर पर जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनके ऊपर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग सबसे पहले पहली समीकरण की, यानी कि v = u + at को हमें व्युत्पन्न करना है, ड्राइव करना है, किसकी मदद से? ग्राफी विधि के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट कहलाता है क्या कि बिंदु A पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होगा? u। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ भी तो बनाना है ना, और उस ग्राफ में हम लोगों ने नीचे की तरफ क्या लिया, यानी x एक्सिस पर क्या लिया है बच्चों? समय, और y एक्सिस पर क्या लिया है? वेग यानी कि वेलोसिटी। अब जब भी हम लोग बच्चों बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वस्तु है ना, उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग पहले से होगा, यानी कि O से A तक उसका वो क्या हो गया? प्रारंभिक वेग। फिर वो जो है A से B की तरफ गया है एक समान गति से या समान वेग के अनुसार, और उसको पूरा करने के लिए उसने कुछ ना कुछ समय लिया है, वो कितना है? T। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने क्या करा, कुछ लाइंस यानी कि लंब डाल दिए। तो इस B पॉइंट से मैंने C पॉइंट तक के एक लंब डाल दिया है, और B और D और C इस तरीके से उसको मैंने दर्शाया है। इस तरीके से D पॉइंट से A पॉइंट तक मैंने लंब डाल दिया है, और फिर आखिरी में B पॉइंट से E तक हम लोगों ने एक लंब डाला है, किस पर? Y एक्सिस पर, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इन पॉइंट्स को अच्छे से समझूं तो पहला पॉइंट क्या कहता है? देखो बच्चों, बिंदु A पर वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? O से A तक क्या होगा? प्रारंभिक वेग ही तो है उस वस्तु का, और वो हमने कितना माना है? u माना है। उसके बाद फिर t समय में उसका वेग A से कहाँ तक पहुँच गया? B तक पहुँच गया है। जो उसने t समय लिया वहाँ पर A से कहाँ तक पहुँच गया? वो B पॉइंट तक वेग पहुँच गया उसका, और एक समान दर से परिवर्तित होता है। यहाँ पर वो कैसे चल रहा है? सीधी रेखा आ रही है, तो यानी कि यूनिफॉर्म ही तो होगा, यहाँ पर वो एक समान तरीके से बढ़ रहा है। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना बच्चों कि यहाँ पर जो त्वरण है A से B स्लोप पर, वो कितना है? त्वरण A है। तो हम लोगों ने प्रारंभिक वेग कितना माना है? u, और जो त्वरण है वो कितना मान लिया है? A। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो अब t समय जब उसने गुजार दिया तो उसका जो अंतिम वेग था वो कितना आ गया है? v। यानी कि जब वो यहाँ पर पहुँच गया t समय बाद, तो उसका जो वेग था वो कंप्लीट अंतिम वेग वो कितना माना है हम लोगों ने? v। तो हम लोग बच्चों बोल सकते हैं किसी भी एक वस्तु की जो हम बात कर रहे हैं उसमें प्रारंभिक वेग कितना है? u। उसके पास जो त्वरण है वो कितना है? a। t समय बाद उसमें जो अंतिम वेग आ गया वो कितना आ गया? v आ गया। यहाँ तक तो बच्चों क्लियर है सबको? अब अगर मैं बात करता हूं समय के बाद वेग कितना आ गया? अंतिम v। अब प्रारंभिक वेग u है, तो अगर मैं इस ग्राफ के हिसाब से समझता हूं बच्चों, तो u को हम लोग क्या बोल सकते हैं? OA बोल सकते हैं ना। तो जो प्रारंभिक वेग यानी u था उसको मैं क्या बोल सकता हूं? OA बोल सकता हूं। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। समय t है ही, और त्वरण हमारे पास कितना है? a है बच्चों। अब अगर मैं बात करता हूं बच्चों अंतिम वेग की, तो देखो अंतिम वेग ये है, और ये टोटल कितना है? पूरा का पूरा BC, यानी v = BC। इसको मैंने क्या माना? दूसरा समीकरण। लेकिन बच्चों अगर मैं इस ग्राफ के हिसाब से देखता हूं तो इस पूरे के पूरे BC को मैं BD + DC भी तो लिख सकता हूं ना। तो मैंने वही करा, BD + DC कर दिया। और अगर बच्चों मैं इस DC की बात करता हूं तो वो बराबर किसके है? AO के। तो मैंने BC को पहले तो BD + DC लिखा, और उसको ही मैंने क्या मान लिया? तीसरा समीकरण। लेकिन बच्चों अगर ध्यान से देखते हैं तो DC बराबर है OA के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं DC की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? OA लिख सकता हूँ। अब अगर मैं देखता हूँ BC जो था वो BD + OA का योग हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो पहले ही हम लोगों ने बोला है कि जो OA है वो किसके बराबर है? U के। तो यहाँ पर मैंने पहले समीकरण की वैल्यू पुट करी और OA की जगह पर क्या आ गया? U। तो अब हमारे पास जो चौथा समीकरण बन गया बच्चों वो क्या बन गया? V = BD + U।
क्लियर है यहाँ तक तो बच्चों। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं इसी ग्राफ में त्वरण की, तो वो त्वरण कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी स्लोप तक। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ से वो एक समान गति से चल रहा है तो वो यहाँ पर क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो अगर मैं त्वरण यानी ए की बात करता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी बटे ए डी। अब देखो बी डी क्या है ये, और ए डी कहाँ पर है ये। अब अगर मैं इसी ग्राफ को ध्यान से देखूं तो बच्चों इस AD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, OC लिख सकता हूं। तो जो त्वरण था BD बटे AD, लेकिन AD क्या है, OC के बराबर, और OC ही क्या है हमारा समय, और वो कितना लिया है उसने, T। तो BD बटे AD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, AD की जगह पर OC, और वो किसके बराबर है, T के बराबर। तो त्वरण क्या आ गया बच्चों, BD बटे T। अब यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ तो BD की वैल्यू मैंने क्या निकाली, A मल्टीप्लाई T। ठीक है बच्चों यहाँ तक तो। अब बच्चों अगर जो हम बात करते हैं, जो हमारा चौथा समीकरण बना था वो क्या था, V इक्वल्स टू BD प्लस U। अब इस BD की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इस BD की जगह पर क्या आ गया, 80। तो हमारी नया जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, V इक्वल्स टू 80 प्लस U। और अगर हम इसको ध्यान से सही तरीके से लिखते हैं तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि V इक्वल्स टू U प्लस 80। और ध्यान से देखो बच्चों, यही तो हमारा क्या है, पहला समीकरण है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से इस ग्राफ विधि से हमारा जो पहला समीकरण था वो हम लोगों ने व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव कर लिया। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम लोग ग्राफ विधि द्वारा दूसरे समीकरण यानी कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को व्युत्पन्न करते हैं, ड्राइव करते हैं। बच्चों बिल्कुल हमें वैसे ही ग्राफ को लेना है जैसे हम लोगों ने पिछले समीकरण में लिया था। यहाँ पर भी हमारे पास प्रारंभिक वेग कितना है u, अंतिम वेग कितना है v, और समय कितना लिया है t, और जो हमारे पास यहाँ पे त्वरण है वो कितना है a है। लेकिन बच्चों यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं तो हमें और भी क्या चाहिए होता है, s यानी कि दूरी चाहिए होती है। तो हमने मान लिया कि मान लें कि वस्तु t समय में कितनी दूरी को कवर कर लेता है, s दूरी चल लेता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोगों ने दूरी मान ली है वो कितनी हो गई है, s। तो पिछले के हिसाब से यहाँ पर बाकी सारी चीजें वही हैं, बस वो t समय में s दूरी को भी प्राप्त कर लेगा। ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं चली गई दूरी हमको लोगों को निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्टेंस ही तो निकालना है, दूरी ही तो निकालनी है। तो बच्चों चली गई दूरी जो है किसका क्षेत्रफल होगा, OABC का अगर मैं क्षेत्रफल निकाल दूं तो वो हमें क्या मिल जाएगा, चली गई दूरी मिल जाएगी। अब OABC का क्षेत्रफल को मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक आयत OADC, इसको अलग क्षेत्रफल निकाल लो, और ABD त्रिभुज का अलग क्षेत्रफल निकाल लो और उन दोनों का योग कर दो। तो हम लोग बोल सकते हैं चली गई दूरी का जो हमारे को योग निकल कर आएगा वो क्या होगा, आयत OADC प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमारे पास इसकी दूरी पता चल जाएगी। क्लियर बच्चों। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर OADC आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब OADC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सीधा सीधा बच्चों एक हमारे पास रेक्टेंगल बनना है जिसका क्या होगा, OA लंबाई और OC क्या हो गई, उसकी ब्रेथ हो गई। तो OA कितना है बच्चों, U, और OC कितना आ गया, समय यानी कि T। तो सीधा सीधा हमारे पास OADC का जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया, UT। इसको मैंने क्या मान लिया, पहला समीकरण। क्लियर है बच्चों यहाँ तक तो, क्योंकि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, OA मल्टीप्लाई OC। OA कितना आ गया, U, और OC कितना आ गया, T, और इसको सीधा सीधा करने पर हमें क्या मिल गया, UT, जो हमने क्या मान लिया, पहला समीकरण मान लिया। अब हम बात करते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ABD का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई ED, हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई ED। ED देखो यहाँ तक ये आ गया, ED नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा BD, यहाँ पर इसको BD कर लेगा, AD मल्टीप्लाई BD। अब बच्चों हम लोगों ने पिछली जो अभी समीकरण पढ़ा था पहला, वहाँ पर क्या पढ़ा था कि जो BD की वैल्यू आती है वो AD है, 80 है। तो ये हम लोग देख भी सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो इसको पॉज करके पीछे जा करके देख सकते हैं कि जो BD की वैल्यू है वो कितनी आई है, 80 आई है। तो बच्चों अगर मैं ABD के क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई BD। अब AD की वैल्यू जो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, BD के OC के बराबर है, और वो कितनी है, T। तो यहाँ पर मैं AD की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, T, और BD कितना आ गया हमारे पास, 80। तो सीधा सीधा क्या बन गया, हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा किसका क्षेत्रफल आ गया है, त्रिभुज ABD का। अब अगर मैं पहले और दूसरे समीकरण को योग करूं, इन दोनों को प्लस कर दूं, तो देखो
s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो बना। हम लोगों ने बोला था ना कि जो चली गई दूरी है वो किसका क्षेत्रफल होगा, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, और उसको हम लोग दो तरीके से निकाल पाएंगे। एक तो पहला आयत ओ ए डी सी का निकाला क्षेत्रफल, और दूसरा त्रिभुज ए बी डी का। अब इन दोनों को जब मैंने प्लस कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई, हमारे पास ये समीकरण बना, और यही तो देखो हमारा क्या है, गति का दूसरा समीकरण है। तो हम लोगों ने इस तरीके से इसका भी व्युत्पन्न कर लिया। क्लियर बच्चों? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं ग्राफी विधि द्वारा गति के तीसरे समीकरण यानी कि v स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस 2as का व्युत्पन्न करने की। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने पिछले वाले जो पिछली वाली जो समीकरण था वहां पे हम लोगों ने समझा था कि जो t समय में है वस्तु कितना चल रही है, s डिस्टेंस यानी s दूरी को तय कर लेती है, दूरी को कवर कर लेती है। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पर देखता हूँ जो s था उसको निकालने के लिए हम लोगों ने बोला था कि समलम यानी कि ट्रेपीजियम OABC का क्षेत्रफल है, ओ ए बी और सी का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जो ट्रेपेजियम होता है, समलम होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बटे 2, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ओ ए और बी सी। ठीक है, तो इन दोनों का योग कर देंगे तो ओ ए प्लस सी बी, और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों, ओ सी, तो वो आ गया गुणा में ओ सी और बटे 2। क्लियर है बच्चों? अगर हमें एस की दूरी निकालनी है यानी एस जो उसने दूरी चली है उसको निकालना है तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और वो क्या है, एक समलम यानी कि ट्रेपेजियम है। और वो कैसे निकाल पाते हैं हम लोग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। क्लियर है बच्चों? अब वो क्या हो गया, ओ ए प्लस सी बी मल्टीप्लाई ओ सी बटे 2। ठीक, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं बच्चों तो ओ ए और बी सी को प्लस करना है तो ओ ए कितना है, u, और बी सी कितना है, v, तो सीधा सीधा ओ ए प्लस सी बी इक्वल्स टू क्या आ गया, u प्लस वी। और अगर मैं बात करता हूँ ओ सी की तो कितना है वो t, तो सीधा सीधा हमारे पास ओ सी कितना आ गया, t आ गया बच्चों। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ तो सीधे सीधे जो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, दूरी प्राप्त होगी, वो क्या होगी, s इक्वल्स टू यू प्लस वी मल्टीप्लाई, यहाँ पे गुणा करना है, गुणा t बटे 2। क्लियर है बच्चों? इसको हम लोग समीकरण 1 मान के चलते हैं अभी। क्लियर है यहाँ तक तो बच्चों? अब बच्चों हम लोगों को s की वैल्यू तो प्राप्त हो गई, यानी दूरी तो प्राप्त होगी, वो कितनी है, u प्लस वी गुणा t बटे, तो इसको हम लोग ने पहला समीकरण माना। अब बच्चों अगर हम लोग गति के पहले समीकरण की बात करते हैं तो वो क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब अगर मैं इसमें से t की वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या आएगी, u माइनस वी बटे ए। ध्यान रखिएगा पहले समीकरण में से हम लोगों ने कुछ नहीं करा, बस t की वैल्यू यानी समय की वैल्यू निकाली, और वो कितनी है, u माइनस वी बटे ए। अब इस t की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पहले समीकरण में रखता हूं तो देखो क्या बन जाएगा, s इक्वल्स टू यू प्लस वी, और यहाँ पर क्या आ गया, t की वैल्यू यानी कि u माइनस वी बटे ए बटे 2। ठीक है बच्चों? अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सीधा सीधा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि u प्लस वी गुणा u माइनस वी बटे 2a। अब इस 2a को मैं इस तरफ लेकर आ गया तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कैसे आया बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ पर हमें देखो a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा था, u प्लस वी और u माइनस वी, तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो मैंने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक तो? अब इसको अगर मैं सही तरीके से लिखता हूँ तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और देखो बच्चों यही तो हमारा क्या होता है, तीसरा समीकरण होता है। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफी विधि द्वारा जो हमारा तीसरा समीकरण है उसको भी व्युत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम लोग एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, एक कार सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चल रही है। सही है, एक कोई कार है वो सेम एक्सेलरेशन से चल रही है, निम्नलिखित तालिका समय के विभिन्न क्षणों में कार की चाल बताती है। जैसे उसने क्या बोला, एक टेबल दे रखी है कि समय अगर 0 था तो उसकी चाल कितनी थी, 5, अगर 10 समय है तो कितनी होगी चाल, 10, अगर 20 है तो 15, 30 था तो 20, अगर कितने सेकंड होगा उसके 40 सेकंड होगा तो कितने समय चाल आ गई उसकी, 25 सेकंड। तो इस तरीके से उसने हमें पॉइंट्स या तालिका दे रखे हैं। अब उसके हिसाब से हमें पहले तो एक ग्राफ बनाना है और उसके ऊपर फिर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जो पहला प्रश्न है वो क्या कहता है, कार का त्वरण वो हमको बताना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो क्लियर है। कोई एक कार है वो एक किसी गति से चल रही है।
अब उसके ऊपर उसने हमें समय के अनुसार उसकी स्पीड बता रखी है कि अगर वो 10 सेकंड पर हो गया उसे चलते हुए तो उसकी स्पीड कितनी होगी 10, अगर 20 सेकंड हो गए हैं तो कितने आ गया 15। अब उसके हिसाब से हमें पहले तो एक ग्राफ बनाना है और फिर उसके ऊपर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों? अब अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करता हूं तो नीचे की तरफ हम लोग क्या लेंगे समय, और इस तरफ क्या आ गया हमारे पास वाई एक्सिस पर चाल। अब देखिए पहला क्या बोलता है, जीरो पर कितना है, जीरो समय पर कितनी स्पीड है 5। तो देखो जीरो समय पर कितनी स्पीड आ गई 5, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया ए। ठीक है बच्चों? दूसरे पर क्या कहता है 10 सेकंड पर कितना 10, तो 10 सेकंड पर कितनी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, वो मैंने पॉइंट क्या मान लिया बी। ऐसे ही 20 सेकंड पर कितनी है स्पीड 15, वो पॉइंट हम लोगों ने माना सी पॉइंट। 30 सेकंड पर कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, वो हमने पॉइंट माना डी। और 40 सेकंड पर आ गई है स्पीड 25, वो पॉइंट हम लोगों ने माना है ई। और आखिरी में 50 सेकंड जब पूरे हो जाते हैं तो गाड़ी की स्पीड क्या आ जाती है 30 मीटर पर सेकंड, जो कि हम लोगों ने कितना मान लिया है एफ पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ देता हूं तो 0 से ए और फिर ए से बी, सी, डी, ई और एफ, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने एफ पॉइंट से एक्स एक्सिस पर समय वाली क्षण पर हम लोगों ने एक लंब डाल दिया है जिसको मैंने नाम दे दिया है एफ जी, और यहां से एक और लंब डाला है वाई एक्सिस पर जिसको हम लोगों ने नाम दिया है ए जी। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो अब हम लोगों को बताना है कि कार का त्वरण क्या होगा। ठीक है बच्चों? अब अगर हम लोग त्वरण की बात करते हैं तो बच्चों साफ साफ हमें समझ में आता है कि ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक ही तो हमारा त्वरण होगा, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो त्वरण जो होगा वो किस रेखा पर आएगा, रेखा ए एफ पर। अब ए एफ के हिसाब से अगर मैं इस रेखा के हिसाब से देखता हूं तो त्वरण क्या हो जाएगा एफ जी अपॉन ए जी। एफ जी क्या है, यानी कि जो वेग या हमारे पास चाल है उसमें परिवर्तन और लिया गया समय, तो एफ जी। क्लियर? और ए जी कहां पर आ गया हमारे पास, यहां पर आ गया। अब बच्चों अगर मैं एफ जी की बात करता हूं तो वो सीधा सीधा क्या आएगा 30 माइनस 5। ऐसा क्यों कहा मैंने, एफ जी देखो पूरा कितना है यहां तक, हमें यही तो चाहिए, लेकिन अगर मैं इस पूरे में देखता हूं तो ये कितना था 30, और इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा तभी तो ये निकलेगा। तो सीधा सीधा 30 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा एफ जी आ जाएगा। और अगर मैं ए जी की बात करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक था और वो समय कितना है पूरा 50 सेकंड, तो 50 माइनस 0 या फिर 50 बोल सकते हम लोग सीधा सीधा। तो त्वरण की अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो 25/50 होगी, और वो सीधा सीधा कितना निकल के आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पहले तो इन पॉइंट्स के हिसाब से, इन तालिका के हिसाब से पहले ग्राफ बनाया और फिर देखा कि वहां पर किस रेखा पर त्वरण लग रहा है, और फिर हम लोगों ने सीधा वैल्यू पुट करके उनकी वैल्यू निकाल दी, और त्वरण कितना आ गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अब हमें यहाँ पे चली गई दूरी जो होगी, जो डिस्टेंस है उसकी गणना करनी है। ठीक है बच्चों? अब ग्राफ तो हमारे पास वही है जो हम लोग बना चुके हैं, बस यहाँ पर हमें इस बार गणना करनी है किसकी, दूरी की। तो बच्चों दूरी जो होगी उसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, जो समलम है यानी कि ट्रेपीजियम है ओ ए एफ एस, उसका क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर ग्राफ में ओ ए एफ और h, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं तो हमें क्या मिल जाएगी, दूरी मिल जाएगी, क्योंकि एक तरह से वो यहां से यहां तक पूरा का पूरा जो डिस्टेंस उसने कवर करा है वही तो हमारी क्या होगी, दूरी होगी। तो यहां पर सीधा सीधा हम उसका क्षेत्रफल निकाल के दूरी को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये भी हमें पता है कि समलम यानी ट्रेपीजियम का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, दो समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बटे 2। ठीक है बच्चों? अब अगर मैं यहाँ पे समांतर भुजाएं देखता हूँ तो कौन कौन सी हैं, एक तो ओ ए है और एक दूसरी एफ एक्स है, यही हमारी दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो ओ ए प्लस एफ एच और मल्टीप्लाई ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होगी हमारी ओ एच, तो यहाँ पर सीधा सीधा गुणा ओ एच बटे 2। अब अगर बच्चों में देखता हूं ओ ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो ओ ए से लेकर कितनी दूरी पर है 5, तो ओ ए की जगह पर आ गया 5। और एफ एच की बात करता हूं तो एफ से लेकर एच तक टोटल दूरी कितनी है 30, वो हमने लिख दिया। और अगर मैं O से लेकर H तक की दूरी देखता हूं तो वो कितनी है, टोटल समय कितना लग रहा था उसको 50, तो यहाँ पर बटे 2 कर देंगे तो सीधा सीधा जो हमें वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी 875 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को देखते हुए हम लोगों ने दूरी भी प्राप्त कर ली, और वो कितनी आई 875 मीटर। अब बच्चों एक और प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कहता है, एक कार
40 किलोमीटर की एक समान चाल से 30 किलोमीटर चलती है, यानी कोई एक कार है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है और कितना उसने दूरी कवर कर ली, 30 किलोमीटर। और अगले 30 किलोमीटर जो चलती है वो किस स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, पहले जो 30 किलोमीटर है वो 40 के हिसाब से, और फिर अगले जो 30 किलोमीटर है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब हमें यहाँ पर बताना है कि उसकी जो औसत चाल है वो कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखो, पहले केस में चाल दे रखी है और दूरी दे रखी है, लेकिन समय नहीं है। लेकिन हम लोग समय निकाल सकते हैं कि चाल किसके बराबर होता है, दूरी बटे समय के। तो हम लोग आसानी से समय निकाल सकते हैं यहाँ से। तो समय क्या आ जाएगा, 30/40, जो कि हो गया 3/4 आवर। ठीक है बच्चों, यहाँ से अब दूसरी अगर कंडीशन देखता हूँ तो दूसरी कंडीशन में चाल कितनी होगी, 20, और दूरी क्या आ गई, 30। अब इसी हिसाब से हम लोगों ने समय भी निकाल दिया, जो कि क्या था, 30/20, और क्या हो गया, 3/2 घंटे हम लोगों का समय आ गया। अब टोटल समय अगर बच्चों हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 3/2, जो कि क्या हो गया, 9/4 घंटे। अब टोटल जो दूरी है वो कितनी हो गई, 30 और 30 यानी कि 60 किलोमीटर। तो सीधा सीधा हम लोगों ने टोटल समय भी निकाल लिया और कुल जो उसकी दूरी थी वो भी हम लोगों ने प्राप्त कर ली। अब बच्चों हमें पता है कि औसत चाल क्या हो जाएगी, जो दूरी है बटे समय। अब 60/9/4, ठीक है। और जो सीधे सीधा अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, 26.6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसकी औसत चाल निकल कर आ जाएगी। क्लियर बच्चों, तो कुछ नहीं करा, सबसे पहले हम लोगों ने पहली कंडीशन में समय निकाला, दूसरी कंडीशन में समय निकाला, उनको प्लस कर दिया, जो दूरी थी उसको प्लस कर दिया, और सीधा सीधा जो औसत की हमारी चाल का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दिया, और हमें आंसर मिल जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे की जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।